सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं कल जो डिस्कस कर रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। हम कंपाउंड पेंडुलम पढ़ रहे थे। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है एक बार और सुन लीजिए। कोई भी रिजिड बॉडी जो कि ऑसिलेट कर पाने लायक है, यानी हम उसको सस्पेंड करा सकते हैं। ठीक है, सस्पेंड करने का मतलब लटका सकते हैं। जब हम लटका लेते हैं और मीन पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, उसके बाद ऑसिलेशन होने लगते हैं। किसी ने पूछा था, हमें याद नहीं है, कि सर हमें एक डाउट है कि सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में फ़र्क क्या होता है। जबकि हम कल, या तो हो सकता है ठीक से वीडियो नहीं देखा हो या ठीक से क्लास में ध्यान से नहीं सुना हो, एक बार फिर सुन लीजिए। सिंपल पेंडुलम स्पेशली डिफाइंड है। जब किसी डोरी से, स्ट्रिंग से किसी हैवी बॉब को लटका दिया जाता है रिजिड सपोर्ट से, तो ये सिंपल पेंडुलम हो जाता है। इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और वो ऑसिलेट होने लगता है। स्पेशली एक स्ट्रिंग्स को किसी रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड करके हम ऑसिलेट करते हैं। ये सिंपल पेंडुलम को सरल दोलक कहते हैं। कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम ये एक ही बात है, तो दूसरा नाम है फिजिकल, भौतिक। लोलक कहते हैं क्या हिंदी में पेंडुलम को? तो भौतिक लोलक है ना। तो ये बॉडी रिजिड बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि ये रिजिड नहीं है, रिजिड बॉडी होनी चाहिए। ये भी कंपाउंड पेंडुलम हो सकता है। ये भी मतलब किसी भी शेप में बॉडी हो वो कंपाउंड पेंडुलम हो सकती है। चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, लेकिन बशर्ते कि उसके ऑसिलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ऑसिलेट करने में अगर सक्षम है कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी, दृढ़ पेंडुलम, तो वो कंपाउंड पेंडुलम होगी। तो हमने कोई भी एक शकल की एक बॉडी हमने कंसीडर करी और उसमें एक हमने व्यवस्था करी, होल किया, जैसे भी किया, और हमने उसको लटका दिया दीवार में। ठीक है, मजबूत आधार के साथ। रिजिड सपोर्ट का मतलब मजबूत आधार से, हिंदी वाले समझ लें, किसी मजबूत आधार से उसको हमने लटका दिया। अंग्रेजी में सस्पेंड कर दिया। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसको हम कहते हैं, लटकने वाला बिंदु। जहां से हमने लटकाया वो बिंदु को हमने एस से दिखाया हुआ है, और उस बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं होगी, हमने यहाँ पे दिखा दी। तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी एल है, ये हमने लिखा है। समझ में आई बात? और मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आगे हम क्या कर, मतलब उसको फिनिश फिर नहीं कर पाएंगे। तो उसके बियॉन्ड एक हम लोग को के स्क्वायर अपॉन एल दूरी पे एक बिंदु निर्धारित करना पड़ा। उसको हमने पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन नाम दिया था, जिसकी दूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से के स्क्वायर अपॉन एल के बराबर निकली। क्योंकि जो हमारा निकला था, ये निकला था जब हमने उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी या उसका अवकल समीकरण बनाया था, तो उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसका m के स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आया, क्या है? उसी की वजह से जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कंपेयर करने के बाद निकला था वो ये निकला था, ये। तो ये दूरी है तो ये भी दूरी होगी।
अब इसमें जुड़ रहा है का मतलब जो लंबाई हमने ली है CG तक की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, उससे तो ज्यादा ही है ये। इसमें कुछ और मिलाया जाएगा, तो कितना मिलाया जाएगा? तो हमने एक इमेजिनेशन के थ्रू, कल्पनाओं के थ्रू उसके CG के बियॉन्ड पॉइंट को निर्धारित कर दिया। अब आप सोचोगे कि उसको जो है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्यों कहा? आप भी होते तो आप भी कहते, क्योंकि ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसको क्या नाम दें? तो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन उसका नाम दे दिया। तो अब इस तरीके से जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकली जो दूरी दिख रही है वो L में कुछ ज़्यादा k²/L मिला के ये दूरी बन रही है। S से लेके O तक की दूरी कैपिटल L के बराबर है। जो हमने L लिया है इसी को हम लिख लेते हैं T = 2π√L/G। तो जो कैपिटल L है हमने किसकी जगह लिखा? L + k²/L की जगह। और इसी को हम लोग लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम कह देते हैं। ये बना हुआ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में तो दिखाई देता है, इसके बियॉन्ड कोई पॉइंट नहीं जाता, कहीं और पीछे भी नहीं आता। तो जो डोरी की लंबाई होती है सिंपल पेंडुलम में वही L होती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन आ गया कि भैया हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के चलते थे, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बियॉन्ड एक पॉइंट निकला। जब हमने प्रॉपरली उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण बनाई थी, याद आ रहा कल वाला? तो ये कुल मिला के जो दूरी है वो L से ज्यादा निकली, L + k²/L, जिसको हमने L' भी लिख दिया है। L' किसकी जगह लिखा? k²/L की जगह। तो L में k²/L जोड़ दोगे तो वो उसके अगर हम तुलना करेंगे, इक्विवेलेंट का मतलब तुलना करने पर समतुल्य दूरी। अगर हम इसको सिंपल पेंडुलम की तरह कल्पना करें कि ये मास इधर उधर फैला हुआ नहीं है, सारा का सारा मास यहाँ पे केंद्रित हो रहा है ऑसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे? O पॉइंट। ठीक है, ये सरल लोलक नहीं है तो भौतिक लोलक। इसकी शकल भी उस तरीके की नहीं है। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट लेवल पे सोचना चाहें, क्योंकि हमें L चाहिए होता है, तो कैपिटल L जो है वो L में k²/L जोड़ने पे जो लंबाई इक्विवेलेंट लेवल पे निकल रही है, तुलना करने पे समतुल्य, वो कैपिटल L के बराबर होती है। अब भी समझ में नहीं आया? इससे और आसान तरीके से हम तो नहीं समझा पाएंगे। अभी भी अगर समझ में ना आया हो तो बोल दें, फिर मैं कोशिश करूं और समझाऊं। किसको समझ में नहीं आया? क्यों? संकोच मत करिए, नहीं आया कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि हम जब BSc पार्ट 1 में पढ़ते थे, हमें किसी ने पढ़ाया था तो क्लास में हमें समझ में नहीं आया था। जैसा भी पढ़ाया हो, जो मेरी लेवल रही हो, महीना भर तक समझ में नहीं आया था ये हमको। फिर एक दिन मुझे गुस्सा सा आया और बैठ गए पढ़ने, कंसंट्रेट हो गया माइंड, और एक ही दिन में हमने पूरा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से लेके कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, टॉरशनल पेंडुलम, सारा पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और मैं लगातार कंटिन्यूअसली। उस दूसरे दिन मैं कॉलेज नहीं गया और खुद ही सेल्फ स्टडी करके, मतलब उसी दिन हमने सबसे ज़्यादा 12-13 घंटे पढ़ाई की। मैंने रात भर सोए नहीं, शाम से लगे रात भर पढ़ते रहे, दूसरे दिन तक पढ़ते रहे, बीच बीच में थोड़ा बहुत 2-4-5 मिनट के लिए उठे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको बच्चे कठिन टॉपिक मान लेते हैं, तो वो उसी को ध्यान में रखते हुए कि कैसे आपके दिमाग में समझ में आ सकता है, उस ढंग से हमने समझाने की कोशिश की। इससे ज़्यादा और सरल तरीका मुझे नहीं सूझना है। ठीक है, हम कल्पना तो कर सकते हैं। हमने बॉडी के रूप में भी बताया कि कोई भी बॉडी जो लटका के, रिजिड बॉडी, ध्यान रहे, दृढ़ पिंड का मतलब जानते हो कि जिनसे कणों से मिलके बनी है, उनकी कणों की जो पारस्परिक दूरी है
वो स्थिर रहती है मोशन के दौरान भी। उसका न शेप बदलता है, कुछ नहीं बदलता, जैसी है वैसी बनी रहती है, मोशन करती रहती है बस, है ना। उस मोशन के दौरान उसकी शकल सूरत नहीं बदलती, उसको दृढ़ वस्तु या दृढ़ पिंड कहा जाता है। तो कोई भी दृढ़ पिंड जो कि लटकने पे दोलन करने योग्य हो, वो कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम है। अब भी समझ में नहीं आया है? जबकि सिंपल पेंडुलम के लिए हमको डोरी चाहिए, बॉब चाहिए, उसकी शकल डिफाइंड है। बॉब छोटा बड़ा हो सकता है, डोरी हमारी बदल के यूज हम कर सकते हैं, लेकिन डोरी और बॉब का होना निश्चित है। और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें दूरी समझ में आती है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की दूरी L होती है। सीधे सीधे स्ट्रिंग की लंबाई को ही हम पेंडुलम की लंबाई मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो पेंडुलम की लंबाई है, अगर इक्विवेलेंटली इसके तुलना की जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी ना होके सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से दूरी होती है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की। और लिखने में थोड़ा सा L प्लस समथिंग लिखने में डर खत्म हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा जोड़ना है, तो जोड़ के प्लस आ गया, क्या दिक्कत हो गई। और लिखने का ढंग बदल दिया, L प्लस L लिख दिया, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ गया। तो इस तरीके से हमने देखा। कल हमने एक चीज और बताई थी कि अगर हम ये जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन को है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बना दिया जाए, ये हमने बात लिखी, कल मैं बता चुका हूँ इसको। इफ वी इन्वर्ट, दैट इज O is taken as point of suspension, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बदलेगी नहीं वस्तु की। तो जिसको हम एड्रेस ले रहे हैं ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बन गया होगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो दूरी है वो एड्रेस ही रहेगी, नापने पे तो वही आएगी। तो उस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी से तो काम चलेगा नहीं, उसके बियॉन्ड आएगा कोई। तो अगर हमने एड्रेस लिया है तो दूसरी दूरी जो आएगी वो k स्क्वायर अपॉन एड्रेस के बराबर आएगी। और k स्क्वायर की वैल्यू इस दिए हुए फिजिकल पेंडुलम के लिए LL डैश के बराबर होती है। जैसे ही आप LL डैश रखेंगे तो ये वैल्यू जो है रखने पे L के बराबर निकलेगी। तो ये दोबारा टोटल जोड़ जो है L डैश प्लस L होगा, यानी कि वही चीज फिर आ जाएगी। इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो टाइम पीरियड पहले L प्लस L डैश था, अब फिर वही L डैश प्लस L लिख दिया, फर्क क्या पड़ा? तो किसी परिमाण में परिवर्तन नहीं हुआ टाइम पीरियड में। इसका मतलब है कि दोनों चाहे O के अबाउट सस्पेंड करा के उस फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम को ऑसिलेट कराया जाए, चाहे पॉइंट S के अबाउट उसको ऑसिलेट कराया जाए, दोनों स्थितियों में आवर्तकाल या टाइम पीरियड समान आएगा। यानी T इक्वल टू T डैश, पहले वाला हमने T माना, बाद वाले को T डैश मान लिया। ये हम कर चुके हैं कल। तो जब T और T डैश समान आ गए तो इसको कहा जाता है कि S एंड O आर इंटरचेंजेबल। S एंड O, S का मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और O का मतलब पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। ये आपस में परिवर्तनीय है। यानी परिवर्तन करने पे भाई होता क्या, पेंडुलम का आवर्तकाल या टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड में फर्क नहीं आया तो इसका मतलब है कि हम उल्टा पलटा कुछ भी कर ले, फर्क नहीं आया। समझ में आ गई बात की नहीं? अब मैं तुमसे इसके अलावा जो हमने नहीं डिस्कस करी थी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो कल की ही बात को हमने अभी तक रिपीट कर पाया। अगर हम S के बियॉन्ड जो ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस सपोज करते हैं यहाँ पे आती है, हमने S के बजाय S डैश पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस सीधी सर पे फिर L लिया और हमने
उल्टा करके और फिर हमने उसको ऑसिलेट कराया। तब फॉर्मूला भी वही लगेगा थ्योरेटिकली जो थ्योरी में हमने पढ़ा। ये तो हम भौतिक रूप से हमारे पास बॉडी नहीं है, लेकिन हमारी कल्पनाशीलता इतनी अच्छी है, तुम्हारी भी है। बॉडी है, बॉडी की शक्ल कुछ भी हो, हमने काल्पनिक बॉडी मान ली है। आप कहते हो साइकिल है हमारे सामने, जबकि सामने नहीं है, लेकिन सबने साइकिल देखी है। तो साइकिल नहीं भी हो तब भी आपको साइकिल बिना देखे ही समझ में आती है। वस्तुएं डिफरेंट डिफरेंट आपने देखी हैं, तो कोई काल्पनिक चित्र हमने बना दिया, आप समझ लेते हो। तो अगर हम उल्टा कर दें इसको और एल दूरी पे दूसरी तरफ लटका दें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलने वाली नहीं है बॉडी की, तो तब टाइम पीरियड क्या आएगा? थ्योरी के हिसाब से L प्लस एल डैश अपॉन जी फिर लगेगा। एल तो यही ली जाएगी। अब एल डैश क्या आएगा? क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन बदलनी नहीं, तो जो एल डैश आ रही है वो के स्क्वायर अपॉन एल फिर आएगी। हम एस के बजाय इसका नाम एस डैश डाल लेते हैं, क्योंकि हमने उसकी बदल दी है हिसाब किताब, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया। उल्टा पलटा करना जानते हो ना? तो अगर आप ये कहें कि एस के अबाउट जितना टाइम पीरियड है उतना ही ओ के अबाउट है, उल्टा सीधा करने पे जो हमने बताया, एक पॉइंट एस डैश आया उल्टा करने पे, अगर ऊपर है एस तो एस डैश नीचे है, अगर ओ नीचे है तो एक नया ओ डैश डेवलप होगा यहाँ पे, इस पॉइंट का भी नाम डालना पड़ेगा। तो एक पॉइंट ना होके 4 पॉइंट आएंगे जिसके अबाउट टाइम पीरियड समान निकलेगा। समझ रहे हैं ना? एक्चुअली देयर आर 4 पॉइंट्स अबाउट विच इफ पेंडुलम इज ऑसिलेटेड, दिस फिजिकल पेंडुलम, द टाइम पीरियड्स विल बी सेम। तो अभी हमने कहा था कि जो टाइम पीरियड आता है उतना ही ओ के अबाउट हम उल्टा सीधा 2 मान के चल रहे थे, लेकिन वास्तव में कितने निकले? 4। अब मैं कुछ और बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? ये मैं मिटा देता हूँ, इतनी बात सब समझ चुके हैं आप। अब मैं ये जो फॉर्मूला लिखा है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L प्लस के स्क्वायर अपॉन, ये लिखा हुआ है 2 पाई, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं, L प्लस के स्क्वायर अपॉन L डिवाइडेड बाई जी, ये लिखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे बीचों बीच में 2 पाई यहाँ पे, ठीक है? अब इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं क्या? कर लेते हैं। टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एल प्लस के स्क्वायर अपॉन एल, यही तो होगा। घट गया, जी को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, चलिए इक्वेशन 1 माने, इसको 2 को डिफरेंशिएट करने पे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 क्या मिलेगा आपको? टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t dt अपॉन dl करना पड़ेगा, इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी में कुछ होगा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट ही है। l का क्या हो जाएगा? 1 होगा। देखो 2 बातें हैं हमारे सामने, इस फॉर्मूले में 2 वेरिएबल हैं। L चेंज होने पे k तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, L के बदलने से t बदलता है। तो हमने डिफरेंशिएट भी उसी हिसाब से किया है कि भाई कितने L के परिवर्तन से कितना टाइम में परिवर्तन होता है। तो जो डिफरेंशियल परिवर्तन है टाइम में वो dt है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये dt अपॉन dl कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये हुआ k स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर हो जाएगा विद माइनस साइन,
क्या मैं इसको समझाऊं? आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत है कि नहीं? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि दो चीजें हो सकती हैं कि भाई बदलेगा तो निश्चित है, बदल के न्यूनतम या महत्तम यानी मैक्सिमा और मिनिमा कब हो सकता है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए हमने एक बात बताई थी कि जब भी वेरिएशन होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो 0 हो जाता है एट मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा dt अपॉन dl विल बी इक्वल टू 0। ये बात क्या आपको समझ में आई मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? जब y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है तो dy अपॉन dx लेते हैं, या t इज ए फंक्शन ऑफ l, x है l, तो dt अपॉन dl 0 होगा। तो इसमें dt अपॉन dl की वैल्यू अगर 0 रख दें हम तो क्या निकलेगा? ये सब 0 के अंदर समा जाएंगे सब कुछ, तो मैं निकलेगा k स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इक्वल टू 1 और k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर या k इक्वल टू प्लस माइनस l, माइनस तो l होती नहीं लंबाई, तो k इक्वल टू l के बराबर है। ये मैक्सिमा या मिनिमा है, मैक्सिमा या मिनिमा अबे हमें नहीं मालूम, मतलब मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स हमें तो मालूम है लेकिन अभी तुम्हें बताना है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है? मतलब P एक पीक आएगी, या तो ऐसी वाली आएगी या ऐसी वाली आएगी। अगर ऐसी वाली आएगी तो मैक्सिमा होगा, ऐसी वाली आएगी तो मिनिमा होगा, यही तो होगा। लेकिन चाहे वो ऐसी वाली आए चाहे ऐसी वाली आए, ये पैरेलल हो जाता है ना, यानी dt बाई dl की वैल्यू 0 हो जाती है। अब हम मैथमेटिकली पता करना चाहें कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, तो उसके लिए क्या करें? डबल डिफरेंशिएट करें, यानी अगर d2t अपॉन dl स्क्वायर निकालेंगे नहीं, बस इतना जानना काफ़ी है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव है। d2t अपॉन dl स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर वो प्लस है, इफ प्लस तो क्या आएगा? माइनस है तो मैक्सिमम। जब आप जिसका इच्छा हो वो करके देख ले, कोई बहुत बड़ा नहीं एक स्टेप करना है। तो हमने देखा कि उसकी वैल्यू प्लस में आती है, वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे k इक्वल टू l, तो जब ये प्लस में आ रही है इसका मतलब मिनिमा क्या आएगा? मिनिमा। ये वाली चीज सही है, यानी कि जब ग्राफ प्लॉट करोगे थ्योरेटिकली, क्योंकि ये जो ग्राफ जो वेरिएशन वाला ये है हिसाब किताब, इसको ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इसको मिटा दूं? इसको नहीं मिटाता, इससे आपको हमको समझाने में आसानी रहेगी। यहाँ तक समझ गए सब लोग? क्या क्या समझे? एक तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कंपाउंड पेंडुलम का मतलब, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन समझ गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ गए, सेंटर या पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन समझ गए, S और O आपस में इंटरचेंजेबल है ये समझ गए। इंटरचेंजेबल का मतलब है टाइम पीरियड सेम आना, समान आना, ठीक है? और वास्तविकता भी आप जान गए कि दो पॉइंट S और O ही नहीं होते हैं, दो एक्स्ट्रा पॉइंट S डैश और O डैश होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर। O के अपोजिट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के O डैश होता है और S के अपोजिट S डैश होता है। तो देयर आर 4 पॉइंट्स। ये बेसिक आपको जब आप बुक में पढ़ें तो उसी में आप मार्कर से मार्क कर लीजिए, इन्हीं पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि जब मिनिमा आता है तो कब आता है? जब L इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर उसकी L हो जाती है। L का मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी एग्जैक्टली रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर हो जाती है। समझ में आ गया? बॉडी की हमने शकल सूरत डिफाइन नहीं की, थ्योरेटिकल हमने समझ लिया कि बॉडी जब भी होगी हम L के निकाल भी लेते हैं, बॉडी की जब शकल सूरत पता चल जाती है।
उनके फॉर्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के। mk² इक्वल टू, जैसे सपोज के लिए लंबी सी रॉड है तो ml²/12 हो जाता है, k² इक्वल टू l²/12 होता है। l का मतलब ये वो s और o के बीच की दूरी नहीं है, पूरी बार की लंबाई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो अब मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ग्राफ अगर प्लॉट किया जाता है, वही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कोई परमानेंट नहीं है कि हम शेप दूसरा करके यहाँ से लटका दिया, फिर मैंने ऑसिलेट कराया और उसका टाइम पीरियड नोट किया, इसके बाद हमने यहाँ लटका दिया, फिर यहाँ लटका दिया, ऑसिलेट कराते गए। तो हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ली। अगर हम ऐसे ही आर्बिट्रेरी वे में प्लॉट करना चाहें कर्व, है ना, तो आप देखेंगे कि जब हमारा सपोज करते हैं ये दूरी जो हमारे किनारे से ये थी, तो टाइम पीरियड कुछ आ गया, ये एल ले लिया मैंने, यहाँ पे टाइम पीरियड ले लिया। जब मैंने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया तो देखते हैं कि टाइम पीरियड कम निकल रहा है, और आगे बढ़ते हैं तो टाइम पीरियड और कम हो रहा है, और आगे बढ़ते हैं और कम हो गया। लेकिन देखा कि हमने थोड़ा सा आगे बढ़ते ही चले गए, बढ़ते चले गए तो उल्टा होने लगा, बढ़ना शुरू हो गया टाइम पीरियड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो दूरी है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की, उसको हम बदल रहे हैं भाई, एल को बदल रहे हैं, एल का वेरिएशन कर रहे हैं और टी को हम नोट कर रहे हैं प्रैक्टिकल करते हुए। और इस जो हमारी इक्वेशन है, उस इक्वेशन का जब आप कर्व ट्रेस करोगे थ्योरेटिकली भी, तो भी ऐसा ही है, थ्योरी के हिसाब से ही हमारा प्रैक्टिकल निकलता है, ठीक है। तो ये अब बढ़ाने पे बढ़ रहा है और फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से। पहले तो स्लोप कम था, अब स्लोप बढ़ गया। ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं थी, वहां तक हम पहुंचे, जैसा कि हमने कहा कि सीजी पे, सीजी का मतलब हो गया L बराबर 0, है ना। तो वहां पे टाइम पीरियड इनफाइनाइट की तरफ चला गया और कम कर गया, ठीक है। ऑसिलेट करना मुश्किल, असंभव। फिर हमने उसको उलट दिया, इधर की ओर चले गए, तो फिर हमने देखा कि इसी तरीके से उसका टाइम पीरियड घटने लगा, मिनिमम हुआ और उसके बाद ये बढ़ गया, ये कर दिया। तो सीजी के इधर भी और सीजी के उधर भी, थोड़ा सा हमें लगा मेरा इमेज नहीं होता है, जैसे की शकल हो, ये यूनिफॉर्म है भी नहीं, ठीक है। अब आपको मैं वो दिखाना चाहता हूं, हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये था, सपोज करते, यानी दूरी L थी, तो उस समय पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन इधर कहां रहा होगा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सी कर दिया। तो सीजी के बियॉन्ड जो पहले वाली दूरी है ये O हो जाएगी भाई। जो टाइम पीरियड ये है, ये टाइम पीरियड हमने आर्बिट्रेरी यूनिट में दिखा रखा है, टाइम पीरियड इसी के हिसाब से चलेगा, है कि नहीं। तो ये पॉइंट O कहलाएगा, समझ में आएगा। ये जो है यहां से S से लेके और सीजी तक की डिस्टेंस, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने नहीं मिटाया था, ये S है, ये पॉइंट S का है, ये सीजी है, ये वाली, ठीक है। और ये जो है S से लेके सीजी तक की जो डिस्टेंस है वो L है, यानी ग्राफ में आप जो भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी ये L कहलाएगी, समझ गए। अब इसके बियॉन्ड इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे, जहां भी ये कट करेगा, 4 जगह कट करेगा। अभी हमने समझाया था कि देयर आर 4 पॉइंट्स अबाउट विच टाइम पीरियड्स आर सेम। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक दूसरी तरफ ये एस कहलाएगा, क्योंकि वही दूरी L हमने यहां भी बना रखी है, ठीक है।
और ये ओ डैश हो जाएगा, ये के स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगी, ये भी के स्क्वायर अपॉन एल। समझ गए? एस ये वाला पॉइंट, ओ ये वाला पॉइंट, एस डैश ये वाला पॉइंट, ओ डैश, इस तरीके से 4 पॉइंट। जहां तक मिनिमा की बात है वहां पे 4 पॉइंट नहीं बचेंगे, 2 ही पॉइंट बचेंगे। ये यहाँ पे L इक्वल टू के है मिनिमा पे, 2 जगह ही कट करेगा, इसके नीचे है नहीं कोई कर्व, तो वहां पे ये तो L होती हमें मालूम है, ये भी L होगी ये हमें मालूम है, लेकिन L बराबर के भी होता है इस ऐसी जगह पे L इक्वल टू के भी होता है। इसको हम 2L की जगह 2K भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिनिमा से मिनिमा तक की डिस्टेंस। इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो इसको। ये फिजिकल पेंडुलम का एक कोई भी बॉडी है, बॉडी के अंदर यू कैन इमेजिन ए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अबाउट विच यू आर गोइंग टू oscillate that particular pendulum. You can note practically the time period about point S. You now vary the length and note the observations in terms of time period. You will see the nature of curve comes out to be like this. It decreases up to minimum and then increases at comparatively higher rate. थोड़ा सा तेजी से बढ़ता है, ठीक है? Similar curve is obtained for other side as well. दूसरी तरफ से भी लटका के जब आप नोट करोगे तो ऐसा ही आएगा। हम 4 पॉइंट केवल यही की बात नहीं कर रहे, किसी दूसरे टाइम पीरियड में यहाँ भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एस कहलाएगा, ये सी जी कहलाएगा, ये एल हो जाएगा, तो ये वाला के स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। अब मिनिमम टाइम पीरियड के अलावा आप अपनी मर्जी से कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हर जगह आपको 4 पॉइंट मिलेंगे एक्सेप्ट the point of minimum time period। मिनिमम टाइम पीरियड पे सिर्फ 2 ही पॉइंट आएंगे जो कि आपस में इंटरचेंज होंगे। इसके अलावा हर जगह आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर एक S कहलाएगा तो दूसरा S डैश, O होगा तो O डैश होगा, जहां पे 4 मिलेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रैक्टिकल जब आप लोग करते हो, जब भी आप कर्व प्लॉट करते हो, इसका ध्यान रखें कि आपके जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। आपको किसी जहां कर्व प्लॉट करने का मतलब है कि वो जिनको हमने होल करके सस्पेंड भी नहीं कराया, तो कर्व के माध्यम से आप उन पॉइंट्स पे भी आप टाइम पीरियड इस कर्व के माध्यम से जान सकते हो जहां पे छेद नहीं किया आपने। तो आप किसी अनजान जगह पे लाइन ड्रॉ किया करिए जहां पॉइंट ना हो, वो बेटर होता है उससे। ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकल में पॉइंट टू पॉइंट मिला देते। पॉइंट टू पॉइंट तो आपको वैसे ही दिखाई देता है, टेबल से ही दिखाई देता है। तो टेबल से हटके ऑब्जर्वेशन ग्राफ के द्वारा निकाला करें, वो बेटर होगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। ये प्रैक्टिकल की जो गाइडलाइंस है वो ये है। अभी तो हम ऐसे ही कोई भी एनी रिजिड बॉडी बना रहे थे। अब आपने लैब में एक प्रैक्टिकल किया है बार पेंडुलम करके। तो हमने कहा कि एनी रिजिड बॉडी जो सरल से सरल स्वरूप प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, तो एक बार हमने ले लिया, मेटल बार। जैसे कि आपके लैब में है, लोहे की एक बार लिया हुआ है। आप लोगों को असुविधा ना हो, सरलता रहे, तो इसमें 20 होल कर दिए गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ से। 1 मीटर लंबा है तो कितने होल हुए होंगे? 19 होल।
ठीक है। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी होगा, 9 ऊपर हो जाएंगे, 9 ये, कुल मिला के 18 और एक ये 19। ठीक है। अब इसमें आप इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बनाते हैं, सपोज करते हैं। फिर हमने 5 सेंटीमीटर बात किया, आपको नापना ना पड़े, स्केल की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें एक्सपेरिमेंट में। आप इसमें स्केल इशू भी मत कराइए, क्योंकि ये पहले से निर्धारित कर दिए गए। पहला होल लगा है तो 5 सेंटीमीटर एक किनारे से दूरी हो गई, दूसरा होल लगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दूरी हो गई। जो टेबल आप बनाते हो, नंबर ऑफ होल लिखते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ होल, ठीक है, 1 से लेके 19 तक लिख मारा, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम वन इंड, डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम वन इंड, वन इंड का मतलब एक सिरे से, एक सिरा जहां से आप लेके चले वहीं से सारे नापे जाएंगे। तो आपकी पहली 5 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी वाली 10 सेंटीमीटर हो गई, आपको नापने ही नहीं है, 3 हो गई तो 15 सेंटीमीटर, 9 हो गई तो 45 सेंटीमीटर। एक तरफ यही चलेगा। जब आप उलटोगे, इन्वर्ट करोगे पेंडुलम, तो जो उल्टा वाला सिरा होगा, ये 19 वाला, आप जब टेबल में एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये 9 के बाद आप उल्टे चलोगे, यहाँ पे 95 सेंटीमीटर वाली रीडिंग लोगे, फिर उल्टी वाली होगी तो ये 90 सेंटीमीटर पे आएगी, घटते घटते आपकी 55 सेंटीमीटर तक आएगी। समझ में आ रही बात? और इस तरीके से ऐसे ही कर्व आपको प्लॉट होगा, और उसमें इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करोगे। इसी से सारी एनालिसिस होती है। इसी से आप जब कर्व से ही आप कैपिटल L निकालते हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L हो जाती है, या यहाँ से लेके यहाँ तक की, दोनों जब एक दूसरे की मिरर इमेज है तो यही आपका उसमें लिखा रहता है प्रैक्टिकल में। तो हमने इस बहाने आपको प्रैक्टिकल भी समझा दिया है, कंपाउंड पेंडुलम में जो भी बेसिक हो सकता था वो समझा दिया है। अब आगे नेक्स्ट टर्न पे और बचा हुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।